एवरीवन, वेलकम टू द टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। और दोस्तों, आप सभी का टेस्टोपीडिया जो क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके अंदर हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आप आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर आधारित रहेगा दोस्तों, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस के ऊपर हम आज के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, या फिर जो भी अपकमिंग आपका स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है दोस्तों, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का जो सेशन है वो काफी मजेदार और काफी इफेक्टिव रहने वाला है। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और दोस्तों हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम प्रोवाइड हो सके और आप क्लास को मिस ना करो। तो दोस्तों, इसी के साथ में हम आज के सेशन को हमारे पहले और गजब के क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से आपके सामने है। आपके सामने एक पाई चार्ट दिया गया है, बस इस पाई चार्ट को आपको रीड करना है बिल्कुल शानदार और इफेक्टिव तरीके से, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देना है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉपुलेशन ऑफ 4 डिफरेंट एरियाज। कि ये जो टेबल दी गई है, इस टेबल के अंदर 4 ऐसे स्टेट हैं जिनकी पॉपुलेशन आपको गिवन है। वो 4 स्टेट है पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, आगे कहा गया है कि एंड द परसेंटेज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इसके अंदर ये टोटल पॉपुलेशन दी गई है, इस पॉपुलेशन के अंदर मैन का परसेंटेज है, वुमेन का परसेंटेज है और बच्चों का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है। आपको बताना है अमंग देम व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड इन द एरिया पी एंड क्यू। तो आपको ये बताना है कि पी और क्यू के अंदर टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन की काफी बेहतरीन और मजेदार शानदार तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आपको पता है कि हमें चाहिए केवल 2 ही स्टेट के, एक तो चाहिए हमें पी का और एक चाहिए हमें क्यू का। तो आपको पता है कि पी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 10,000, और 10,000 में हमें किसकी चाहिए, केवल और केवल हमें चिल्ड्रन, यानी कि हमें केवल बच्चों की पॉपुलेशन काउंट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं पी की बात करूं तो पी में बच्चों का परसेंटेज कितना है, 20%। और 20% को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूं, 1/5। तो जब आप 10,000 का 1/5 करोगे ना, तो आपके पास में पी का जो पॉपुलेशन है वो कितना निकल के आएगा दोस्तों, ओनली 2000। कितना निकल के आ जाएगा, ओनली 2000। 10,000 का अगर अपन 8/5, 1/5 काउंट करते हैं ना, तो हमारे पास कितना हो जाता है दोस्तों, 2000। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि हमें क्यू सिटी की पॉपुलेशन चाहिए, तो क्यू का हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितना है, 20,000, और हमारे पास इसका परसेंटेज कितना है, 30%। 30% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 3/10। तो जब मैं 20,000 का 3/10 करूंगा तो 10 से तो 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर बचा आपके पास में 2000। 2000 को 3 से गुणा करेंगे ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 6000। और इसने पूछा है हमें कि ए, पी और क्यू की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। तो 6000 तो क्यू की और 2000 पी की, यानी कि टोटल हमारे पास कितनी हुई दोस्तों, 8000। कितनी हो गई, तो 8000 हो गई। इसका मतलब पी और क्यू की टोटल पॉपुलेशन का रिजल्ट जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 8000, यानी कि 8000 उसकी क्या हो जाएगी, उस सिटी की टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी इन 2 शहरों को मिला करके। तो ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। और आगे इस पैटर्न के क्वेश्चन ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है, इस पैटर्न के सिमिलर क्वेश्चन है वो आपको बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स जो 2024 के अंदर होने वाले हैं उनके अंदर आपको दिखाई देंगे। तो चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। सर्डेंडाइसिस का क्वेश्चन है, काफी शानदार और काफी मजेदार क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का आपको टोटल बताना है कि क्या निकल के आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा किस पैटर्न से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको दिया गया है यहाँ पे 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर -5 और फिर 2 की पावर 6। ठीक है, इसका हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट, इसका हो जाएगा आपके पास में स्क्वायर रूट और इसका हो जाएगा आपके पास में क्यूब रूट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका मुझे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरुआत करता हूं इस क्वेश्चन की यहां से, तो ध्यान दीजिएगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 इसका रूट। जब मैं रूट को यहाँ से हटाऊंगा ना, तो रूट को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो आपको पता है कि 2 की पावर 6 और इसका बनेगा, पावर को हटाएंगे तो 1/2, यानी कि 2 से 1 हटा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह 2 की पावर 3 है वो नोट डाउन कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल नोट डाउन कर सकते हैं।
अब आगे देखिएगा, 2 की पावर -5 ये गुणा हो रहा है किससे, 2 की पावर 3 से। तो आपको पता है कि जब बेस इक्वल होता है उस केस के अंदर हम पावर को आपस में जोड़ देते हैं। तो -5 में जब हम 3 जोड़ेंगे, -5 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो आपके पास में कितना निकल के आएगा दोस्तों, -2। तो क्या मैं इसकी जगह पे मैं 2 की पावर -2 लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर -2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। बात क्लियर, क्योंकि -5 था, इसमें मैंने ऐड कर दिया प्लस का 3, तो आपके पास में आ गया 2 की पावर -2। अब फिर ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या बना हुआ है, रूट बना हुआ है। तो यहाँ पे इस रूट को अगर मैं यहाँ पे हटाता हूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 की पावर हमारे पास कितना बचा, 1 बच गया। ठीक है, तो ये 2 की पावर 1 है, मतलब इस पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1 में यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से 2 की पावर 4 को गुणा करना है 2 की पावर -1 से। तो आपको पता है कि जब बेस इक्वल होता है उस केस के अंदर पावर आपस में जोड़ दी जाती हैं। तो 4 के अंदर जब हम जोड़ेंगे -1, 4 के अंदर जब हम जोड़ेंगे कितना, -1, तो आपके पास में 2 की पावर कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू बनी ना, वो बनी क्यूब रूट और फिर बन गया हमारे पास 2 की पावर 3। और दोस्तों जब आप सर्ड और इंडाइसिस का चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आपका ये काम करेगा कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे n है और उसकी पावर यहाँ पे लगी हुई है a और उसकी पावर भी अगर आपको दी गई है n, तो ये ध्यान दीजिएगा इसका आउटपुट हमारे पास कितना निकल के आएगा, तो a की पावर n, और जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। n से n कैंसिल हुआ, मतलब आपके पास आउटपुट कितना आया, a निकल के आ गया। तो यहाँ पर भी सेम कहानी अपने को शो हो रही है कि 2 की पावर 3 है, और जब मैं इस क्यूब रूट को यहाँ से हटाऊंगा तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 की पावर 1 जिसको हम कह सकते हैं 2। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आउटपुट बनाना वो क्या बन गया, हमारे पास 2 बन गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आपने रूल्स पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, जिसको आप बिना पेन और कॉपी की नॉक टच के भी इस क्वेश्चन को इजी और सिंपल तरीके से कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो चलो कुछ और पीडीएफ्स यहाँ पे लेते हैं और उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं कि वास्तव के अंदर इन क्वेश्चनों का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे डिटेल वाई 1 बाई 1 यहाँ पे सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं वो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सोल्व होंगे और क्या क्या उनके जो इंटीजर्स है वो यहाँ पे निकल करके आएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ में, बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ए पॉजिटिव इंटीजर इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर। ठीक है ना, इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। यानी कि कोई भी दोस्तों एक धनात्मक पूर्णांक है उसको इंटीजर क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है ना, प्राइम नंबर अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से और खुद से डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होती है, ऐसी सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो यही क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट के बी ए प्राइम नंबर। यदि हम मान ले कि के हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5, और ये जो के है, जो अपरिमेय संख्या हम मानेंगे के की वैल्यू वो 5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। when k² + 19 इज डिवाइडेड बाई 12 है, जब k² + 19 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बन के आएगा। बहुत ही गजब और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो प्राइम नंबर होता क्या है। ठीक है, जब आप प्राइम नंबर का यहाँ पे पता लगा लेंगे ना, तो प्राइम नंबर का पता लगाने के बाद में ये सारा क्वेश्चन है बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद में ध्यान दीजिएगा ये 11 हो गया, ये 13 हो गया, एंड सो ऑन, हम इन्फिनिटी टर्म तक बढ़ते जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, हमारे पास प्राइम नंबर होंगे। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि के की वैल्यू आपको लेनी है, लेकिन ये के की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए किससे, 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे बताओ 5 से बड़ा मतलब हमें ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, तो 5 से बड़ा हम नंबर चेक करेंगे कौन सा, 7। अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि k² + 19, इसको जब आप डिवाइड कर रहे होंगे किससे, 12 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब मैं k की वैल्यू 5 से बड़ी यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू जब मैं 5 से बड़ी यहाँ पे पुट करता हूँ, 5 से बड़ी कौन सी होगी, 7। अगर मैं 7 को यहाँ पे पुट करता हूँ तो 7 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास, 49।
प्लस कितना हो जाएगा 19 और डिवाइड कितना करना है 12 से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये हो गया हमारे पास 68 और 68 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा ना तो जो मेरे पास रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई यहाँ पे। चलो इसी तरीके से हम थोड़ा और बड़ा नंबर लेके देखते हैं। तो 7 से बड़ा नंबर कौन सा होगा 11। अब मैं k की वैल्यू यहाँ पे 11 रख के पुट करके देखना चाहूंगा, चेक करना चाहूंगा कि वास्तव में इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर k की वैल्यू में 11 लेता हूं तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121, 121 प्लस 19, इसको डिवाइड करना है किससे 12 से। अब चेक करेंगे कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने 19 ऐड किया तो 9 और 1 10, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 140। 140 में जब आप 12 से डिवाइड कर रहे होंगे ना तो आपके पास में रिमाइंडर कितना आएगा 8 निकल के आएगा। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि अगर आप 5 से बड़ा कोई भी नंबर उठाइए, कोई भी प्राइम नंबर उठाइए और उस प्राइम नंबर को आप इसके अंदर फिट कीजिए तो आपके पास में हर हाल के अंदर रिमाइंडर कितना आना है 8 रिमाइंडर आना है। तो इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 8 बनेगा। ठीक है ना, जब k स्क्वायर प्लस 19 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे तो हर केस के अंदर आपका जो रिमाइंडर बनेगा वो केवल एक ही बनेगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास में एक आइसक्रीम का कोन दिया गया है। ठीक है, एक आइसक्रीम का कोन दिया गया है, इज टू बी मेड ऑफ है वॉल्यूम 128/3 पाई, यानी कि 128/3 पाई उसका क्या है वॉल्यूम है। एक आइसक्रीम रूपी कोन है जिसका आयतन आपको दिया गया है 128/3 पाई एंड द हाइट ऑफ द कोन इज डबल द रेडियस ऑफ द कोन। और आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है कि उसकी जो हाइट है वो उसकी रेडियस से क्या है दोस्तों जस्ट डबल है। व्हाट इज द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, तो आपको बताना है कि उस कोन की तिर्यक ऊंचाई कितनी रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा एक कोन को। अब ड्रॉ करके देखते हैं कि वास्तव में इसका आउटपुट क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये बन गया एक कोन बन गया, यानी कि एक आइसक्रीम रूपी कोन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट हो जाएगी। और दोस्तों ये जो पूछा गया है ना आपसे, आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि ये जो स्लेंट हाइट है, मतलब ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी रही होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ आपसे कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेप्ट करेगा और जो हाइट है वो रेडियस की क्या है डबल है। तो अगर मैं मान लूं कि रेडियस हमारे पास r है तो इसका मतलब हाइट कितनी हो जाएगी जस्ट इसकी डबल, यानी कि 2r हो जाएगी। ठीक है, ये हमें कैलकुलेशन करनी है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसकी रेडियस क्या होगी और इसकी हाइट क्या होगी, क्योंकि स्लेंट हाइट तो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें दिया गया है वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम की यहाँ पे बात करता हूँ ना तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर मैं बात करूंगा तो कोन का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। अब आपको कोन का वॉल्यूम है वो बिल्कुल गिवन है, कितना गिवन है भाई, आपको गिवन है 128/3 पाई। ठीक है, और आगे हमें दिया गया है 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर इंटू हाइट हमारे पास कितनी है 2r। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। 2 से दोस्तों जब इसको काट रहे होंगे ना तो ये आ जाएगा 64, r को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे r क्यूब की वैल्यू हमारे पास 64 है। तो मुझे बताओ r की वैल्यू कितनी होगी 4, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अगर r की वैल्यू 4 है तो मुझे बताओ हाइट कितनी हो जाएगी जस्ट इसकी डबल, यानी कि 8 हो जाएगी। यहाँ तक बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में, आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास ये जो हाइट है ये निकल के आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये जो रेडियस है ये हमारे पास कितनी निकल के आ गई 4 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, बस पाइथागोरस प्रमेय यूज करना है और इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से सोल्व आउट कर देना है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय सोल्व करेंगे तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण की वैल्यू चाहिए। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 8 का स्क्वायर कर देंगे
और हम 4 का स्क्वायर करके दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और लास्ट में क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को हमें ऐड करके रूट कर देना है। तो कितना हो जाएगा ये 80। 80 का हमें क्या कर देना है रूट। इसका मतलब आपके इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट बना वो कितना बना, √80। ठीक है, कौन सी ऑप्शन में गिवन है उस ऑप्शन को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए √80 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बेस्ट और इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आजकल एग्जाम के अंदर, बैंकिंग के एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एसएससी वालों ने अभी थोड़ा बहुत चेंज किया है और उसके अंदर अप्रोक्सीमेशन के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हैं वो उसने पूछने स्टार्ट किए हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे सोल्व आउट करेंगे, तो इस चीज के ऊपर आप इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना कि क्या आपका अप्रोच रहेगा, क्या आपका तरीका रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अप्रोक्सीमेशन की जब भी हम बात करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई डिजिट पॉइंट के बाद में 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको जस्ट उसको अगले वाले नंबर से रिप्लेस कर देना है, और अगर 5 से कम है तो उसको आपको जस्ट वहीं पे स्टैंड आउट करना है या उससे पिछले नंबर पे स्टैंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है 21.9, अब ये 5 से ज्यादा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22, ठीक है, प्लस यहाँ पे 12.01 है, इसको मैं लिखता हूँ केवल 12। फिर डिवाइडेशन का साइन होगा 1.98, इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 2, और 4.997 इसको मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेट 5, माइनस 61.99 इसको मैं लिख सकता हूँ 62, और प्लस 441.1 इसको मैं लिख सकता हूँ 441 में यहाँ पे नोट डाउन कर सकता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन का काम स्टार्ट होता है। यहाँ पे बोर्ड मास का लो फॉलो करेंगे तो मुझे बताओ 22 और 12 हमारे पास कितना हो जाएगा 34। 34 को डिवाइड करना है आपको 2 से, जो भी आए उसको गुणा करना है 5 से, जो भी आए उसमें घटाना है 62 और फिर जोड़ देना है 441। अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे तो आपका रिजल्ट है वो आ चुका होगा। तो यहाँ से ये कटा 17 बार, 17 को मैंने 5 से गुणा किया, हमारे पास हुआ 85, 85 माइनस 62 और प्लस का 441। तो 441 में पहले हम प्लस की वैल्यू ऐड करेंगे, कितनी 85, तो 85 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और 1 6 हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया हमारे पास, 4 और 1 5 हो गया 526। इसमें से आप 62 को कम कर दीजिए। अगर हम कम कर रहे होंगे तो 6 में से 2 घटाया कितना आया भाई 4 आ गया। इधर मैंने 12 में से 6 घटाया 6 आ गया, और यहाँ पे बच गया 4, यानी कि 464 आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस वे से आप इन कैलकुलेशन को क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल सटीक और एकदम एक्यूरेट आएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इश्यू करते हैं कि सर अप्रोक्सीमेटर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाता। एग्जैक्ट आंसर तब आएगा जब आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे क्या रखनी है उस तरीके का पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन और भी इन फ्यूचर हम सोल्व आउट करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं क्वेश्चंस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक पाई चार्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। देखिए, स्टडी द फॉलोइंग बाई चार्ट, बार चार्ट, यानी कि बार चार्ट का आपको स्टडी करना है। केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनका आपको आंसर देना है। सेल्स ऑफ कंपनीज ए बी सी डी एंड ई इन ईयर 2016 इज गिवन, यानी कि 2016 में ए बी सी और डी और ई ये 5 फर्म है, इनके सेल्स का परसेंटेज आपको दिया गया है। इफ टोटल सेल बाई ऑल कंपनीज इज 12,000, यदि सभी कंपनियों का टोटल सेलिंग है वो 12,000 रुपए की रही हो, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आपको नीचे के दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व आउट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जब भी आप एसएससी की एग्जाम दोगे, जब भी आप बैंकिंग का एग्जाम दोगे, जब भी आप रेलवे का एग्जाम दोगे, तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको पाई चार्ट से एक क्वेश्चन क्या कम से कम 3 क्वेश्चन हैं वो आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो बार चार्ट के ऊपर आपको गहनता से स्टडी करनी है, क्योंकि लगभग 3 क्वेश्चन है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल होते हैं, परसेंटेज के ऊपर आधारित होते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर ये क्वेश्चंस आधारित होते हैं। तो बस उसको स्टडी करना होता है, डीपली स्टडी करना होता है पाई चार्ट को, और उसके बाद में आंसर गिवन करना होता है। अभी ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करता हूं यहाँ पे कि 2016 में कंपनी ई की टोटल बिक्री कितनी रुपए की रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए वो पता क्या क्या होनी चाहिए कि देखो यहाँ पे मैं बात करूं ए,
तो ये हो गया ए का पार्ट, ठीक है ना। फिर आगे मैं बात करूं बी, तो ये हो गया बी का पार्ट, ठीक है। मैं कहूँ सी, ये हो गया सी का पार्ट। फिर मैं कहूँ डी, तो ये हो गया हमारे पास डी का पार्ट, और ये हो गया हमारे पास ई का पार्ट। आपसे पूछा गया है कि 2016 में कंपनी ई की टोटल बिक्री कितने रुपए की रही होगी। तो दोस्तों 2016 में कंपनी ई की हमें टोटल सेल निकालनी है, तो मुझे बताओ ई का परसेंटेज कितना है, 25%। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो टोटल सेल रही थी कितनी, 12,000 रुपए की, तो 12,000 का जस्ट में क्या कर दूंगा, 1/4, जो कितना निकल के आएगा, 3000। इसका मतलब 2016 के अंदर दोस्तों ई ने टोटल कितनी सेल की होगी, 3,000 रुपए की सेल की होगी। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बार ग्राफ के ऊपर आधारित है, स्टडी कीजिए और आंसर बताइए। स्टडी आपने कर लिया होगा पिछले क्वेश्चंस के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए कि 2016 में बी की बिक्री ए की बिक्री से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है। आगे हम पूरा एक सेगमेंट लेके आएंगे। बाकी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पे बायर चार्ट के ऊपर काफी स्टैंडर्ड की पाई चार्ट है वो हमने डिस्कस की थी। अभी ध्यान दीजिएगा इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले बी की बिक्री, टोटल सेल ऑफ बी हम कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे बी का सेल कौन सा होगा, ये वाला 30%। तो 12,000 का जब हम 30% कैलकुलेट करेंगे, 12 टोटल सेलिंग हमारे पास 12,000 थी, इसका 30% यानी कि 3/10 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3600 रुपए। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बी की हमारे पास टोटल सेलिंग कितनी हो गई भाई, 3600 रुपए की, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ए की टोटल सेल कितने रुपए की रही होगी। तो ए के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि ये पार्ट हो गया हमारा ए का, इसकी टोटल सेल कितनी रही होगी, तो 12,000 रुपए टोटल सेल थी, इसका परसेंटेज कितना है, 20%, मतलब 1/5। तो जब इसका 1/5 कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2400 रुपए। तो ए का टोटल सेल कितना आ गया हमारे पास, 2400 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी की बिक्री ए की बिक्री से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये 2400 रुपए है, ये 3600 रुपए है। मुझे बताओ ये कितने रुपए ज्यादा है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 1200 रुपए क्या है, अधिक है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे कि 2400 है, ये 1200 है, तो 1200 2400 का कितना परसेंट है भाई, 50%। कितना हो गया, 50% आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बिना कैलकुलेशन किए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन को आप समझ चुके होंगे बिल्कुल डीपली और डेप्थ तरीके से, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके इस सेगमेंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से, देखिए मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है। माइनर डिफरेंस इसलिए होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट काउंट किया जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर के लिए जो इंस्टॉलमेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। लेकिन ऐसा कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर नहीं होता, इंस्टॉलमेंट के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे की जाती है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो इंस्टॉलमेंट यहाँ पे स्क्वायर फॉर्मेट में आगे बढ़ती है। तो देखो यहाँ पे ए सम ऑफ 66,550 रुपीज इज टेकन टू लोन, 66,550 रुपए का एक लोन लिया जाता है। दिस इज टू बी बैक इनटू 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर इसको पे किया जा रहा है, मतलब 2 बराबर किस्तों में पे किया जा रहा है। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 20% कंपाउंडेड एनुअली, यदि उसकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना है, 20%। आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त की राशि कितने रुपए की रही होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक्चुअल के अंदर। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों अगर मैं कहूँ कि हमारे पास 20% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। मैं मान लेता हूं कि आपने जो रुपए लिए थे 5, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5 रुपए। तो आपको पे करना पड़ेगा एक ज्यादा, यानी कि 5 में एक और ऐड कर दूंगा तो 6 रुपए के साथ में आपको किस्त देनी पड़ेगी। अब ये किस्त 6 रुपए की क्या हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। क्या कही जाएगी, ये इंस्टॉलमेंट कही जाएगी, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा इजी और सिंपल तरीके से हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे। तो एक तरफ मैं रखता हूं यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, जो रुपए हमने उधार लिए हैं, और एक तरफ मैं रखता हूं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, जो हम किस्तें यहाँ पे पे करने वाले हैं, ठीक है। तो दो चीजें मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा पहले साल के लिए अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, पहले साल की अगर मैं बात करूँ
तो पहले साल आपने 5 रुपए के साथ में 6 रुपए पहली इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी। ये बात है फर्स्ट ईयर के लिए। जब मैं सेकेंड ईयर पे आऊंगा ना, तो आप 5 रुपए पे नहीं करोगे, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 रुपीज, ठीक है ना, आपका लगेगा। और 25 रुपीज पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, मतलब 36 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ये बात हो रही है सेकंड इंस्टॉलमेंट की, आपको 36 रुपए की देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट चाहिए भाई इसको। यहाँ तो इंस्टॉलमेंट बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन आपको चाहिए इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हमें इंस्टॉलमेंट को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अच्छा, इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए मुझे बताओ, ये 6 और 36, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों 36 बराबर हो जाएंगे। अच्छा, रेशो बराबर करने के लिए जो चेंज यहाँ पे किया है वही चेंज आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा। बात समझ में आई। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे कि 6 को 5 से गुणा किया 30, 30 और 25, यानी कि हमारे पास टोटल कितना हो गया, 55 रुपए। 55 रुपए हमने लिया था, और वास्तव में हम बैंक को दे कितनी इंस्टॉलमेंट रहे हैं हर साल की, 36 यहाँ पे, 36 यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के 36 रुपए की मैं क्या दे रहा हूँ, इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ध्यान दीजिएगा, हमने लोन लिया था कितने का, 55 रुपए का, लेकिन एक्चुअल में आपने लोन 55 रुपए का नहीं लिया, आपने लिया है 66,550 रुपए का लोन लिया है, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जब 55 की वैल्यू 66,550 के बराबर है, मतलब कितना गुना है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सोल्व करूंगा तो ये 1210 1210 गुना है। तो जब हम इसको भी 1210 गुना कर देंगे ना, इसको भी जब हम 1210 गुना कर देंगे, तो आपके पास में जो रिजल्ट बन के निकलेगा, अब इसको जब आप 1210 गुना कर देंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0, ये हो जाएगा 36 से 6 हो निकल के आ जाएगा, फिर बचा हमारे पास कितना, 3। 36 को 2 से गुणा किया 72, 72 और 3 कितना हुआ, 75, बच गया कितना हमारे पास, 7। 36 एकम 36, 36 और 7 कितना हो गया, 43, यानी कि 43,560 रुपए की आपकी क्या आ जाएगी, इक्वल इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, अंतिम उत्तर होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, अंतिम उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 43,560 रुपए की इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा। सबसे बेस्ट और इजी तरीका यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व आउट करके दिया है। चलो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फाइनल क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वर्जन को आपको नहीं देखना है क्योंकि इंग्लिश वर्जन के अंदर क्वेश्चन जस्ट पिछले वाला ही है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। आप हिंदी में पढ़िए। एक स्कूल में 45% कर्मचारी महिलाएं हैं, यानी कि जो भी स्कूल है उसमें 45% जो पॉपुलेशन है वो किनकी है, महिलाओं की है। 80% महिला कर्मचारी और 60% पुरुष कर्मचारी स्नातकोत्तर है, मतलब इन्होंने पीजी किया हुआ है। महिलाएं जितनी भी है उसकी 80% और जितने भी पुरुष हैं उनके 60% लोगों ने क्या किया हुआ है, पीजी किया हुआ है, स्नातकोत्तर है। स्कूल में गैर स्नातकोत्तर कर्मचारियों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि ऐसे लोगों का परसेंटेज जो नॉन पीजी, मतलब जिन्होंने पीजी नहीं किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि टोटल जो पॉपुलेशन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना, वो मैं मान लेता हूँ कि कितना है, 100 है। टोटल मैं मान लेता हूँ कि कितना है, 100 है। अब 100 के अंदर दोस्तों हमारे पास दो वैल्यूज हैं। 45% कौन है, फीमेल, यानी कि 100 का 45%, 45 कौन हुई, महिलाएं, 45 कौन हुई, महिलाएं। और बाकी के जो बच गए 55, ये कौन होंगे आपके पास में, जेंट्स होंगे। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर। आगे दिया हुआ है कि 80% महिलाएं क्या है, स्नातकोत्तर है, मतलब जिन्होंने पीजी किया हुआ है। अगर 100 में से 80% महिलाओं ने पीजी किया हुआ है, इसका मतलब 20% लेडीज या फीमेल ऐसी रही होंगी जिन्होंने पीजी नहीं किया है। बस वही परसेंटेज हमें निकालना है। तो इसमें मतलब हमें 20% नहीं लेना, हमें कितना लेना है, यहाँ पे 20% ही काम में लेना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हमारे पास फीमेल कितनी थी, 45, और अगर 45 का मुझे 20% कैलकुलेट करना है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 45 का 1/5 कितना हो गया, 9, यानी कि 9 फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने नॉन पीजी, यानी कि जिन्होंने पीजी नहीं किया हुआ है, स्नातकोत्तर नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 9 महिलाएं ऐसी हो गई जिन्होंने पीजी नहीं किया हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे देखिए। 60% पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने पीजी किया हुआ है। इसका मतलब 100 में से अगर 60 ने किया है तो इसका मतलब 40% मेल ऐसे रहे होंगे जिन्होंने पीजी
नहीं किया होगा। ठीक है, तो हमें 40% कैलकुलेट करना है, और 40% का मतलब कितना होता है, इसका 40% हमें कैलकुलेट करना है। तो 40% को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 2/5। क्या लिख सकता हूँ, 2/5। तो यहाँ पे जब हम 55 का 2/5 कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास कितना आएगा, 22 आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, टोटल जिन्होंने पीजी नहीं किया हुआ, टोटल जिन्होंने पीजी नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 22 + 9 टोटल कितना हो गया, 31। और दोस्तों ये जो 31 है ना, ये 100 का कितना परसेंट है भाई, 31% है। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बना, राइट आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 31% बनेगा। ठीक है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन और भी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वो रेगुलर बेस पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम कर रहे हो या फिर और किसी भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, वहां पे इस पैटर्न के क्वेश्चन डेफिनेटली बन के आएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफी मजेदार और काफी शानदार रहा होगा, और काफी लोगों को मतलब इससे बेनिफिट मिलेगा। जब आप एग्जाम 2024 के अंदर जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम लगेंगे, उसके अंदर जब आप बैठोगे तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन, ताबड़तोड़ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे भी हम इन क्वेश्चनों को बरकरार रखेंगे दोस्तों, तो आपको रेगुलर बने रहना है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और हाँ, समाप्त करने से पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा एसएससी सीपीओएसआई के लिए, या फिर राजस्थान का कोई एग्जाम हो, एमपी का कोई एग्जाम हो, यूपी का कोई एग्जाम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, मैथ्स चाहे कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, मैथ्स मैथ्स होता है। ठीक है ना, लेवल का फर्क पड़ता है, बाकी चीजें तो नॉर्मल तरीके से वो की वो ही बनी रहती है। तो दोस्तों इसी के साथ में आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।